तो हेलो गाइस, आज का हमारा वीडियो क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 पॉवर्टी एज ए चैलेंज के ऊपर है। और यार आपको तो पता ही है हमारे पढ़ने का तरीका क्या है। हमें स्मार्ट वर्क करना ज़्यादा पसंद है रादर देन द हार्ड वर्क। तो यार इस चैप्टर में भी हम वही करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले समझेंगे क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे पॉवर्टी का मतलब क्या है, और उसके बाद पॉवर्टी लाइन एग्जैक्टली क्या चीज है, और क्या क्या इंडिकेटर्स है, मतलब कैसे हम पता करते हैं कि कौन पुअर है और कौन नहीं है, उसे भी देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि पॉवर्टी का ट्रेंड इंडिया में कैसा है और ग्लोबली कैसा है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, मतलब क्या कारण है जिसकी वजह से इंडिया में इतना गरीबी है। और आखिर में हम देखेंगे क्या एंटी पॉवर्टी मेजर्स गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है जिससे कि वो पॉवर्टी से टैकल कर पाए। तो पहले हम समझते हैं पॉवर्टी का मतलब क्या है। देखो, पॉवर्टी का जो सिंपल सा मतलब होता है वो है गरीबी, ठीक है। और एज ए इंडियन हम ये अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्या है गरीबी। फिर भी क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है तो हमें उसका डेफिनेशन या फिर मीनिंग जो है प्रॉपरली पता होना चाहिए। तो चलिए उसे समझते हैं। पॉवर्टी यानी कि गरीबी ये एक ऐसा समय होता है जब एक इंसान न अपने लिए न अपने परिवार के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होता है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, साफ पानी और सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रॉपरली नहीं दिला पाता है, तब उस सिचुएशन को कहते हैं हम पॉवर्टी, और हिंदी में कहें तो गरीबी, ठीक है। अब यार हम ये चीज़ तो समझ गए क्या है गरीबी यानी कि पॉवर्टी क्या है, बट अब सवाल ये उठता है कि गरीब है कौन? हु आर द पुअर्स? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। तो यार देखो, जो लैंडलेस है, जो अनएम्प्लॉयड है, और जिनका साइज ऑफ द फैमिली लार्ज होता है, जो अनपढ़ होते हैं, जिनका हेल्थ कंडीशन अच्छा नहीं होता है, या फिर जिनके बच्चे बाल मजदूरी यानी कि चाइल्ड लेबर करता है। समझ रहे हो आप? अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वो है पॉवर्टी लाइन। अब ये क्या है? ये देखिए, एक काफ़ी कॉमन मेथड है जिसके हेल्प से हम मेज़र करते हैं किसी भी कंट्री के अंदर में पॉवर्टी कितना है, माने गरीबी कितना है। और इसके मेजरमेंट के लिए हम दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को लेते हैं। पहला है कि एक कंट्री के लोगों का इनकम कितना है और उनका कंजम्पशन लेवल कितना रहता है अपने डे टू डे लाइफ में। अब ये पॉवर्टी लाइन काम कैसे करता है, तो इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक मिनिमम लेवल फिक्स करके रखा हुआ है इनकम एंड कंजम्पशन का। अगर किसी भी इंसान का उस मिनिमम लेवल से कम हुआ ना इनकम और कंजम्पशन, तब उसे हम पुअर कंसीडर करेंगे। अब हम अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, तो वहाँ के अगर एक कॉमन सिटीजन्स के पास एक लग्जरियस कार नहीं होता है ना, तो उसे हम कंसीडर करते हैं कि वो पुअर है, कि वहाँ में एक क्राइटेरिया सेट किया गया है। बट हम अगर बात कर ले इंडिया का, तो यहाँ का क्राइटेरिया कुछ और है, क्योंकि हम एज़ कम्पेयर टू यूएस लेस डेवलप्ड है, तो इसलिए हमारा क्राइटेरिया भी अलग रहता है। तो मिनिमम लेवल जो है ना, वो टाइम और प्लेस के साथ वेरी करते रहता है, मतलब चेंज होते रहता है। आप अगर डेवलप्ड कंट्री की बात करेंगे तो उसका क्राइटेरिया अलग रहेगा, और अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया का बात करेंगे तो उनका अलग रहेगा। समझ रहे हो आप? तो इंडिया में पॉवर्टी लाइन का जो मेजरमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के हाथ पे, और इन्होंने एक मिनिमम सब्सिस्टेंट लेवल का क्राइटेरिया फिक्स करके रखा हुआ है। और ये जो मिनिमम सब्सिस्टेंट लेवल है ना, ये एक आम इंसान का बेसिक्स नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए है। अगर कोई इंसान इस नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाता है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो गरीब है। और इस मिनिमम सब्सिस्टेंट लेवल के अंदर में 6 पॉइंट्स को कंसीडर किया है उन्होंने, कि एक इंसान को जीने के लिए एक मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट मिलना चाहिए, उसके बाद उसके पास कपड़ा होना चाहिए, पहनने के लिए फुटवेयर्स होना चाहिए, फ्यूल और लाइट का फैसिलिटीज़ होना चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटीज़ होना चाहिए, और प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी होना चाहिए। तो इन 6 चीज़ों को जो फुलफ़िल कर पाता है उन्हें हम गरीब नहीं मानते, और जो इन 6 पॉइंट्स को फुलफ़िल नहीं कर पाता है उन्हें हम कहते हैं पुअर। अब देखो, वैसे तो पॉवर्टी को मेजर करने के लिए पॉवर्टी लाइन एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, बट समय के साथ हमारी ज़रूरतें भी बदल रहे हैं। तो यही ज़रूरतों को देखते हुए जो सोशल साइंटिस्ट है उन्होंने इनकम और कंजम्पशन लेवल के अलावा और कुछ और इंडिकेटर्स को भी जोड़ना शुरू कर दिया, जिससे कि हम गरीबी को और अच्छी तरीके से समझ सके। और उन्होंने मेन इंडिकेटर्स जो डाला, जैसे कि इलिटरेसी रेट को भी जोड़ दिया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे जो प्रॉब्लम्स है उन्हें भी जोड़ दिया, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी जोड़ दिया,
और लेक ऑफ फ्रेश वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ का जो प्रॉब्लम है उन्हें भी जोड़ दिया। और इन सबको मिला के दो ब्रॉड कॉन्सेप्ट आए, पहला है सोशल एक्सक्लूजन और दूसरा है वल्नरेबिलिटी। अब ये क्या है इसे इंडिविजुअली समझते हैं। अगर हम आसान शब्दों में सोशल एक्सक्लूजन को समझे तो सोशल एक्सक्लूजन के अंदर में हमने लोगों को बांट दिया गरीब और अमीर के कैटेगरीज में। जहां अमीर लोग बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहते हैं वही गरीब लोग यानी कि पुअर लोग स्लम एरियाज में रहते हैं। तो इस कैटेगरी में जो बांटना होता है उसी को कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन। समझ रहे हो आप? अब देखिए जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है वल्नरेबिलिटी। अब इस वल्नरेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि कुछ ऐसे सर्टेन बैकवर्ड कम्युनिटीज है जो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले समय पे गरीबी रहने वाले हैं। मतलब देखिए जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है गरीबी खत्म होता है, बट ये कुछ ऐसे कम्युनिटीज है जिनको डेवलपमेंट का प्रॉपर फ़ायदा नहीं मिल पाता है, जिनके वजह से ये आने वाले समय पे गरीबी रहने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर, पॉवर्टी ट्रेंड इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर में पॉवर्टी का क्या सिचुएशन है आफ्टर इंडिपेंडेंट। तो ये सीधी सी बात है, इंडिपेंडेंट से लेकर अब तक का बात करें तो पॉवर्टी का जो रेशियो है काफ़ी कमा है। इन 1973 में इंडिया में जो पॉवर्टी का रेशियो था वो था 55%, जो कि घट के इन 1993 पे 36% रह गया और 2000 पे 26% था। और अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंडिया का पॉवर्टी रेशियो 22% रहेगा। और ये एस्टिमेट लगाया गया कि इन 2025 पॉवर्टी रेशियो जो है वो बिलो द 10% होगा। बट एट प्रेजेंट की बात करें तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये कोरोना वायरस की वजह से पॉवर्टी रेशियो जो है रैपिडली इंक्रीज हुआ है इन इंडिया। तो मुझे नहीं लगता कि ये 10% रहने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली 15% से ऊपर ही रहेगा। अब आता है फिफ्थ कॉन्सेप्ट, इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज, जिस कॉन्सेप्ट के अंदर में कहा गया कि इंडिया के जितने भी स्टेट्स है वहाँ में जो गरीबी का रेशियो है वो बराबर नहीं है। किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा है जैसे कि बिहार और ओडिशा, बट अगर हम बात करें केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ में जो है पॉवर्टी रेगुलरली डिक्लाइन होते गया है। अब इसका कुछ रीजंस है, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा में पॉवर्टी इसलिए रिड्यूस हुआ क्योंकि वहाँ में ग्रीन रिवोल्यूशन प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया गया। वहीं पे केरला में पॉवर्टी इसलिए कमा क्योंकि वहाँ ह्यूमन रिसोर्स जो कि एजुकेशन के ऊपर फोकस दिया गया। और वेस्ट बंगाल के अंदर में लैंड रिफॉर्म के अंदर में हमने ध्यान दिया। और गुजरात और महाराष्ट्र पे हमने काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट किया, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और डिफरेंट सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज़ को। समझ रहे हो आप? तो अब जो सिक्स्थ पॉइंट है वल्नरेबिलिटी, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से सुनिएगा इसे। तो देखिए वल्नरेबिलिटी को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाता है तो क्या उसका बेनिफिट हम सारे इंडियंस को इक्वली मिल पाता है क्या? बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें जितना मिलना चाहिए उससे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बेनिफिट्स बिल्कुल नहीं मिल पाता है। और मोस्टली ये होता है जो बैकवर्ड एरिया से इंडिया के वहाँ में। तो ये जो वल्नरेबल ग्रुप्स है वो वही ग्रुप्स है जिन्हें आज तक कोई भी गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ का बेनिफिट नहीं मिल पाया है, जिसके वजह से उनका जो इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और वो जो एवरेज पॉवर्टी लाइन है ओवरऑल इंडिया का उससे काफ़ी नीचे है। और इस NCERT बुक के हिसाब से जो वल्नरेबल ग्रुप्स है उन्हें हमने दो कैटेगरीज में बांट दिया है, एक है सोशल ग्रुप और एक है इकोनॉमिक ग्रुप। सोशल ग्रुप के अंदर में आता है शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट, और इकोनॉमिक ग्रुप के अंदर में आता है रूरल एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड अर्बन कैजुअल लेबर्स। और इसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम NCERT का जो ग्राफ दिया हुआ है उसे एनालाइज करते हैं, जहां हम इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 बार्स दिया हुआ है जहाँ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस है। सबसे पहले 26% जो है ये एवरेज इंडिया का जो पॉवर्टी रेशियो है जो कि काफ़ी कम है। अगर हम देखें जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पॉवर्टी रेशियो है जो कि 51% है, वहीं पे जो अर्बन कैजुअल लेबर्स है उनका 50% है, और फिर रूरल एग्रीकल्चरल लेबर्स जो है उनका 47% है, फिर शेड्यूल्ड कास्ट का 43% है। तो इससे हम समझ पा रहे हैं कि जो कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उनका जो पॉवर्टी यानी कि गरीबी का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा है एवरेज लेवल से। मतलब देखिए इंडिया का जो पॉवर्टी रेशियो है वो
27% या 26% है। बट इनका जो पॉवर्टी रेशियो है, ये जो शेड्यूल कास्ट हो गया या फिर जो अर्बन कैजुअल लेबर्स है, इनका पॉवर्टी रेशियो 50% से भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इन्हें प्रॉपरली बेनिफिट्स नहीं मिल पाया गवर्नमेंट का जो ओवरऑल इंडिया को मिला है, इसीलिए ये है वल्नरेबल ग्रुप्स। समझ रहे हो आप? अब इंडिया के बाद चलिए हम समझते हैं पॉवर्टी यानी कि गरीबी का दुनिया भर में किस तरीके का कंडीशन चल रहा है। अगर हम शुरुआत करें चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का, तो इन्होंने सक्सेसफुली अपना पॉवर्टी रेशियो जो है डिक्लाइन किया है और इसमें इन्होंने हेल्प लिया है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसके अंदर में आता है एजुकेशन, मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पूरी अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया है अपने सिटीजन्स को, जिसकी वजह से इन्होंने अपना गरीबी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। और अगर हम बात करें सब सहारन अफ्रीका का, जो कि माना जाता है वर्ल्ड का सबसे गरीब कंट्रीज़ में से है, तो वहाँ में 2005 में जो पॉवर्टी रेशियो था 51%, जो कि 2015 में 41% आ गया। और फिर लैटिन अमेरिका जैसे कंट्रीज़ का 2005 में 10% के आसपास था पॉवर्टी रेशियो, जो कि गिर के 2015 में 4% रह गया। और यहाँ में एक बात, आपको डेवलप कंट्रीज़ नहीं दिखेगा एक भी, क्योंकि वहाँ में पॉवर्टी रेशियो नेग्लिजिबल है, मतलब है ही नहीं। आपको घूमने पे एक दो गरीब मिल जाएगा वहाँ, ठीक है। और उसके बाद जो आखिर में है साउथ एशिया, जिसके अंदर में आता है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। इन कंट्रीज़ ने भी अपना पॉवर्टी रेशियो जो है डिक्लाइन तो किया है, बट उस तेज़ी से नहीं कर पाया है जिस तेज़ी से चाइना ने किया है। चाइना में एक समय में 50% से भी अबव था जब उन्होंने इंडिपेंडेंट जस्ट मिला ही था उन्हें, बट इस समय 4% से भी कम है उनका, डेवलप कंट्रीज़ के बराबर है उनका पॉवर्टी रेशियो। बट आप इंडिया का एग्जांपल देख लीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो उन्होंने उस तरीके का काम नहीं कर पाया जिस तरीके का काम चाइना या फिर साउथ एशियन कंट्रीज़ ने किया। और अब हम आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, क्या कारण है कि गरीबी इंडिया में इतना ज़्यादा है। तो पहला कारण तो ये है कि हम हज़ारों सालों से ब्रिटिशर्स के कॉलोनी रहे, जिसके वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाया। और फिर इंडिपेंडेंट के बाद भी हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर इतना एम्फेसाइज नहीं दिया। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, इंडिया और चाइना एक साथ इंडिपेंडेंट हुआ और आज चाइना कहाँ पहुँच गया और आज हम कहाँ है, आप इसी से समझ सकते हैं। और तीसरा रीज़न है कि इंडिया में रिसोर्सेज का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो रिसोर्सेस है उन्हें बराबर से नहीं बांटा गया है। एग्जाम्पल के लिए इंडिया में जो लोग अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं, बट जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही इनइक्वली है। और यही इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से जो हमारे स्मॉल फार्मर्स है उन्हें लोन लेना पड़ता है बड़े बड़े फार्मर्स से और अनऑफिशियल तरीके से, क्योंकि बैंक तो उन्हें लोन देने नहीं वाला। और इस चीज़ के वजह से वो उधार हाई इंटरेस्ट पे लेता है और एट द एंड चुका नहीं पाता है उसे। और जो आखिरी रीज़न है कि इंडिया में इतना क्यों गरीबी है, तो वो है कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो इंडिया में आया था वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया ऑल ओवर द इंडिया। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो लाखों फार्मर्स को इससे बेनिफिट होता और इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता, बट सैडली ये नहीं हो पाया, जिसके वजह से इंडिया में गरीबी काफ़ी ज़्यादा है। समझ रहे हो आप? अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि एंटी पॉवर्टी मेजर्स है, जिसके अंदर में क्या क्या स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है पॉवर्टी से लड़ने के लिए। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया है, इससे पहले आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप लिया हो उसका अल्टीमेट एम ये था कि हमें गरीबी को मिटाने के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना पड़ेगा। मतलब गरीबी से लड़ने के लिए हमें रोजगार देना पड़ेगा लोगों को, ताकि लोग खुद से ही पॉवर्टी से लड़ पाए। ये बहुत ही जनरल और सिंपल सा बात है कि जब हम अपने खुद से कमा पाएंगे, जब हमारे पास कोई जॉब होगा, तो ऑब्वियस सा बात है हम गरीबी से इजीली फाइट करके वहाँ से निकल पाएंगे। तो गवर्नमेंट का भी यही एम था, जिसके लिए गवर्नमेंट ने पहला तो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया और दूसरा गवर्नमेंट ने कुछ टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स चलाए। पहले समझ लेते हैं क्या है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। मतलब कंट्री में अलग अलग तरह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, जो कि हमें क्लियरली देखने मिलता है
इन 1970s में हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो था 3.5% था, जो कि इंक्रीज होके 6% हो गया 1980s से 90s के बीच, और 2010 के आसपास में ये 10% से भी ज़्यादा हो गया। अब देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ होने का फ़ायदा क्या होता है, इससे लाखों लोगों को जॉब मिलता है। और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलता है तो इजीली हम पॉवर्टी से फाइट कर पाते हैं, क्योंकि वही तो हमारा अल्टीमेट एम है कि हम अपने पैरों पे खड़ा हो पाए, हमें एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। और यही प्रिंसिपल को उन्होंने फॉलो किया है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स में, जहां उन्होंने कई सारे प्रोग्राम चलाए और जिनका अल्टीमेट एम यही था कि किसी भी तरीके से, चाहे वो एजुकेटेड पर्सन हो या अनएजुकेटेड पर्सन हो, उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना है, मतलब उन्हें काम देना है, जिससे कि वो कुछ कमा पाए और उसके हेल्प से वो गरीबी यानी कि पॉवर्टी से लड़ पाए, बाहर निकल पाए और अपना जो लाइफ है उसे बेटर कर पाए। मैं यहाँ में जो प्रोग्राम्स दिया हुआ है उनके डिटेल पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि इससे वीडियो और लंबा हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और एक बात जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो क्या मैं क्लास 9 का और सब्जेक्ट्स का वीडियोस भी बनाऊं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है मेरा, तो मैं सोच रहा हूँ अभी क्लास 10 का वीडियोज़ बनाऊँ। तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ अगर 100 से ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स होता है तो मैं क्लास 9 का जो सीरीज़ है उसे कंटिन्यू रखूँगा और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का भी उसमें वीडियोस बना दूंगा। और आखिर में चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे तो कमेंट बॉक्स है ही आपके लिए। दुनिया का झोल समझते लौड़े लग गए, लोगों के चुतिया से लौड़े लग गए। प्यार भी सोचा था कि होगी चैन सुकून की नैन, उसके लौड़ों के चक्कर में मेरे लौड़े लग गए।